तो चलिए सर शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ साइंस मास्टर पे एक नई वीडियो की शुरुआत। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला। भाई देखो, आप सभी बच्चे अगर कुछ पढ़ना चाहते हो, अगर आप चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो साइंस मास्टर के चैनल पे ऑलरेडी 3 प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहला चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। वो वहां पर पूरा अपलोड हो चुका है। 4 से 5 वीडियोस हैं, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर रखा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब कुछ। जाओ देख लो फटाफट से, ठीक है। वीडियो की एंड में मैं एंड स्क्रीन में उस प्लेलिस्ट का एक लिंक भी लगा दूंगा। साथ साथ में मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आ रहा है। उसके अंदर जो लास्ट वाला पार्ट है केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड यानी केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, उसमें वो भी कवर्ड है, ठीक है। सिर्फ 4 वीडियोस के अंदर, 3 या 4 वीडियोस के अंदर वो भी पूरा कवर्ड है। फिर अभी अभी कल ही हमने बेटा एक और सीरीज कंप्लीट करी है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो बहुत शॉर्ट सीरीज में हो गया है कंप्लीट, सिर्फ 3 वीडियोस के अंदर हो गया है। पहली वीडियो आधे घंटे की है, बाकी 2 वीडियो पौने पौने घंटे की, यानी कि 45 मिनट्स की हैं। मतलब लगभग सिर्फ 2 घंटे के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है, इंक्लूडिंग एवरी एक्टिविटी, इंक्लूडिंग एवरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज देयर इन योर एनसीईआरटी। तो इस चीज का फायदा उठाओ सभी बच्चे। डिस्क्रिप्शन में तीनों प्लेलिस्ट का मैंने लिंक भी डाला हुआ है, आप जाओ उनको देखो, उनको अच्छे से रिवाइज करो। जब भी आप पढ़ रहे हो, बार बार मैं अपनी वीडियोस में रिपीट करता हूं बेटा कि एनसीईआरटी लेके बैठो। खाली वीडियो खोल के देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर खाली वीडियो खोल के देखोगे ना तो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, अपना भी और मेरा भी। आ रही है बात समझ में? एनसीईआरटी खोलकर बैठो और देखो। चलो अब आज के टॉपिक की बात करते हैं सर, कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाई आज के टॉपिक में हमारा जो मेन कंटेंट है ना, वो आपका सीबीएसई बोर्ड 2021-22 है। यानी कि अब जो 2 दिसंबर को, आने वाली 2 दिसंबर को थर्सडे का दिन होगा, तो उस दिन, हाँ जी देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल दिसंबर का, अच्छा इसमें तो दिखा नहीं रहा, हाँ दिखा रहे बिल्कुल सर, थर्सडे का डे होगा सर। तो यानी कि थर्सडे को जो आपका एग्जाम है ना, उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है बेटा कि आपके एग्जाम में सिर्फ एक दिन का गैप है। 30 नवंबर को आप देने जाओगे अपना सोशल साइंस का एग्जाम, 1 दिसंबर को आपका प्रिपरेटरी लीव रहेगा, और 2 दिसंबर को आपका डी डे है, यानी कि आपका एग्जाम है। अब कैसे करें सर, ये तो बहुत कम टाइम है सर। भाई हमें लाइफ प्रोसेस पूरा रिवाइज करना है, हमें लाइट है और फिर ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड है, उसमें ह्यूमन आई वाला पार्ट नहीं आ रहा है, सभी बच्चों को पता होगा। साथ साथ में फिर हमें केमिस्ट्री के पहले के तीनों चैप्टर रिवाइज करने हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 3 आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कैसे करें? तो बेटा आज मैं ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए ना 5 पॉइंट्स लेकर आया हूँ, और वो 5 पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहला आपका सीबीएसई एग्जाम पैटर्न क्या है, मुझे पता है आप सभी को पता है, आपने इतनी बार प्री बोर्ड दिया, हर स्कूल ने कम से कम 2 बार प्री बोर्ड कंडक्ट करे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या एग्जाम पैटर्न है। तो सबसे पहला तो हम एग्जाम पैटर्न, ओएमआर रूल्स, क्या किस तरीके से आपको पेपर में अपना ओएमआर रूल्स को क्या फॉलो करना है, क्या सारी चीजें हैं वो बताने वाला हूँ। साथ साथ में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी, यानी कि फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर टू 1st ऑफ दिसंबर की रात तक की आपकी क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और साथ साथ में इसी के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर, हम एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि आपको मेरे हिसाब से आपको पेपर कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए। नंबर 4 असर्शन रीजन की एक ट्रिक आने वाली है, तो सभी बच्चे लास्ट तक देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ के भागना है, ठीक है। असर्शन रीजन की एक ट्रिक बताने वाला हूँ, और वो ट्रिक नहीं है, वो एक लॉजिक है। ट्रिक नहीं है, वो लॉजिक है, और अगर आप उस लॉजिक को पकड़ गए ना, अगर समझ गए मेरी बात को, तो आप असर्शन रीजन कभी गलत नहीं करोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। एंड एट द लास्ट नंबर 5, वैसे मैं चाहता ही नहीं कि आपके साथ जो 5th वाली सिचुएशन है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो हो, और ऐसा होगा भी नहीं अगर आप मेरी सारी वीडियोस को रिवाइज कर रहे हो, अगर मेरे से आप डाउट्स क्लियर कर रहे हो। बेटा 5th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि मान लो आपको अपने एक सेक्शन में जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो करने हैं, अगर मान लीजिए आप वो नहीं कर पाए हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें जो अटेम्प्टिंग क्वेश्चन जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 20 है, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही है, 20 है, आपको 20 ही करने हैं। लेकिन आप मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपने सिर्फ 18 ही कर पाए। अब आपको 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन चूज करने के, आपको कौन से 2 क्वेश्चन करोगे, तो वो कौन से 2 होने चाहिए, उनका आंसर किस तरीके से आप, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आप कैसे टिक कर सकते हो कि वो सही हो, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, अब आपके साथ ना स्क्रीन पर मैं एक और स्क्रीन लगा रहा हूं, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट ऑथेंटिक सोर्स है ना हमारे पास, वो होता है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो स्क्रीन पर आपको वो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, और अब मैं आपको उस सैंपल क्वेश्चन पेपर के थ्रू सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे वीडियो जल्दी खत्म हो, आप लोग छोटी वीडियो को जल्दी से देखो और वापस से अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर सको। तो चलो बेटा देखते हैं।
अब देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021-22 ये सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। अब देखो अगर हमें कभी भी किसी भी पैटर्न को चेक करना है, पेपर का पैटर्न, तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें खाली देखने लेना चाहिए कि भैया उसका इंस्ट्रक्शंस क्या है। ओके, तो अगर यहाँ पर हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस में हमने देखा कि जो क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, यस हमें पता है ए बी सी और 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन हैं जिसमें हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे सेक्शन में भी 24 क्वेश्चन ही हैं जिसमें से भी हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आ रही बात समझ में? फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी को नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है 24, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। भाई ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें 24 क्वेश्चन आते हैं सारे, अगर स्टार्टिंग वाले तो हम सारे मार्क कर दें, नहीं कोई फायदा नहीं होगा, खाली फर्स्ट 20 चेक होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उसके बाद आता है हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन अवेलेबल हैं और हमें उसके अंदर सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि पहले सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन करने हैं। राइट, गॉट इट? आ गई मेरी बात समझ में? टोटल आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। पेपर में क्वेश्चन कितने गिवन होंगे? 60। पेपर में क्वेश्चन होंगे 60, आउट ऑफ दो 60 सेक्शन वाइज जो चॉइसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल 60 में चॉइसेस है, नहीं, सेक्शन ए की अपनी अलग चॉइस है 24 में से 20, सेक्शन बी में फिर 24 में से 20 और सेक्शन सी के अंदर आपको 12 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो अब देखो ये पैटर्न है, यानी कि अगर मैं डुएबल क्वेश्चंस की बात करूं कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं बेटा, तो आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। राइट, और ये 50 क्वेश्चंस का टोटल मार्किंग मैक्सिमम मार्क्स कितना रहने वाला है? 40 मार्क्स रहने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन की है जो वेटेज है वो 0.8 मार्क्स की है, क्योंकि देखो अगर आप देख रहे हो तो जो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है वो कह रहा है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज। ओके, और सिक्स क्वेश्चन जो सबसे बढ़िया है, जो सबसे होनी भी चाहिए 10th लेवल पर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? देखो, जब नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप कोई गलत आंसर मार्क करते हैं, मतलब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा जिसमें आप आंसर गलत है, तो आपके उसमें नेगेटिव मार्क हो जाएंगे। मतलब अगर आपको सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिल रहा है तो गलत क्वेश्चन के लिए -0.5 या -0.25 भी होता है। ऐसा कॉम्पिटिटिव लेवल पे होता है बेटा। जेई के पेपर में, जो आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस है उसके अंदर होता है बेटा। फिर जो नीट का जो एग्जाम होता है, ठीक है, सबको पता होगा, एमबीबीएस है ना, राइट, मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा जो आगे एम करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो उन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है। अभी 10th लेवल पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी काम नहीं कर रही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो फिर क्या करो, कुछ भी मार्क कराओ, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर छोड़ोगे तो भी 0 और अगर गलत होगा तो भी 0, तो फिर फायदा किस चीज में है? फायदा है कि आप उस चीज को मार्क जरूर करके आओ। आ गई बात समझ में? तो बस इतना ही बताना था मुझे। एक पॉइंट और लास्ट में ऐड करूंगा, पता है ये जो सेक्शन 3 के अंदर जो डिवीजन है ना, सेक्शन ए, बी और सी, सेक्शन ए बहुत आसान होगा, बहुत 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 आसान होगा, आप इजीली कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई भी करी है। तो सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 इंटू 0.8, दैट इज 16 क्वेश्चन तो आपके अपने हैं ही हैं पक्का। ये जो सेक्शन ए है ना बेटा, ये अपने आप में इतना इजी होगा कि आप इसके क्वेश्चंस तो इजीली अपने आप कर पाओगे, 16 मार्क्स ये आपके हैं ही हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, समझो 40% पेपर बहुत इजियर साइड पे रहने वाला है। अब जैसे ही हम बात करते हैं सेक्शन बी की, देखो आ जाते हैं सेक्शन बी। आप देखो जैसे ही सेक्शन बी स्टार्ट होगा ना बेटा, सेक्शन बी का डिफिकल्टी लेवल सेक्शन ए से थोड़ा ज्यादा होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिमेन सेम, राइट, 24 क्वेश्चंस ही आएंगे इसमें। इवन जो हमें अटेम्प्ट करने हैं वो भी सेम है, 20 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अरे बात समझ में? अब लेकिन यहाँ पर जो डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं सर, ये भी कर लेंगे। अब जो सेक्शन सी होगा वो होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जो सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 49 से। तो ये देखो, ये थोड़ा सा आगे आ गए हम, ये देखो क्वेश्चन नंबर 49 से ये हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। देखो सेक्शन सी के अंदर बता भी रखा है दैट सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 3 केसेस। ओके, 3 cases followed by question, 3 cases होंगे। there are total 12 questions in this section, attempt any 10 questions from this section। ऐसा नहीं है कि आपको पहले सेक्शन में से इतना, मतलब सेक्शन सी में से जो पहली केस स्टडी आएगी उसमें से इतने करने नहीं, टोटल ओवरऑल 3 केसेस बता रखे हैं इस वाले सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में। उन 30 में टोटल 12 क्वेश्चन है, मतलब एक के साथ
4 क्वेश्चन होंगे, राइट। एक के साथ 4 क्वेश्चन है तो 3 केस स्टडी है, हर केस स्टडी के साथ 4 क्वेश्चन, 4 3 12। आउट ऑफ दोस 12 क्वेश्चन इन टोटल यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10। और मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन ए और सी रहेगा, ए और सी रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि बी स्कोरिंग नहीं होगा, ऑब्वियसली वो भी स्कोरिंग होगा। आप इजीली 40 ऑन 40 स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी पूरी बात सुनो तो। अगर आप मुझको सीरियसली फॉलो करोगे तो आप इजीली 40 ऑन 40 स्कोर कर सकते हो, ये मेरा दावा है। भाई आज आज से थोड़ी ना पढ़ाना स्टार्ट करा है, मैं काफी सालों से इसी में हूँ, इसी प्रोफेशन में हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है कि सीबीएसई किस लेवल का पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो अगर मतलब जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उस पर किस लेवल का पेपर सेट करेगा। तो इसीलिए मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लो, सिर्फ 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर को पता चल जाएगा कि साइंस मास्टर का जो चैनल है वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो उसका कंटेंट है वो हेल्पफुल है या नहीं है। अरे ना बात समझ में, हो जाएगा हमारा टेस्ट। चलो जी अब मेरी बात सुनो। अब देखो ये तो था पेपर पैटर्न, ये तो था हमारा पेपर पैटर्न। ओके सर, हमें आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई बात समझ में। अब पेपर पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे ओएमआर रूल्स की, कि भाई किस तरीके से हमें ओएमआर को फिल करना होगा, क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब स्क्रीन चेंज हो गई। अब ये एक पीडीएफ है दैट वाज रिलीज्ड ऑन 6th ऑफ नवंबर 2021 बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। ओएमआर इज डिमेस्टिफाइड बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें बता रखी है। सबसे पहले आपको देखना है सेकंड पॉइंट। अब वैसे आपने ये चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ली होगी कि आपको जब आपके स्कूल्स में जब ओएमआर मिल रहा होगा प्री बोर्ड के अंदर, तो उस पर पहले से इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होगी, राइट। उसमें पहले से इंफॉर्मेशन उन्होंने लिख रखी होगी, तो आप वो इजीली देख पा रहे होंगे, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे कि आपका नाम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आ रही होंगी। देखो मैं दिखाता हूँ नीचे ओएमआर, ये देखो जैसे यहाँ पर सेंटर नेम एंड नेम है, ठीक है, आपका जो रोल नंबर है और आपका नाम आ रहा होगा, फादर्स नेम आ रहा होगा, तो ये सारी चीजें आ रही होंगी। आपको सिर्फ क्या फिल करना है, अब देखो स्क्रीन पर देखो, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर कोड ही फिल करना है। और ये क्वेश्चन पेपर कोड सर कहाँ से मिलेगा बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, आपको सिर्फ ये फिल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखो सीबीएसई ने आपकी कितनी मेहनत बचा दी ना। अब आपकी ना रोल नंबर में गलती हो सकती है, ना आपके नाम में गलती हो सकती है, कोई गलती नहीं होगी, सारी चीजें प्री फिल्ड आने वाली है। इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग, इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है। क्वेश्चन पेपर कोड फिल करने के साथ साथ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो, ये जहाँ पे देखो मेरा अभी जो पेन चल रहा है मेरा, वहां पर देखो, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर करेक्ट। आपको इसी स्टेटमेंट को रिपीट करके यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो बस आपको ये लिखना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपका सिग्नेचर है। अगर सिग्नेचर नहीं है किसी का तो आप बनाने मत बैठ जाना, सिंपल अपना नाम लिख देना रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड का मतलब क्या होता है कि पहला लेटर जो होगा, पहला जो अल्फाबेट होगा सॉरी वो कैपिटल, उसके बाद सारे जो स्मॉल कर्सिव जो हम लिखते हैं जैसे नॉर्मली वैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है तो आई विल राइट लाइक राघव अग्रवाल, राइट, मैं ऐसे लिख दूंगा अपना नाम। तो आप भी लोग ऐसे ही कर लेना, बॉक्स के बाहर मत लाना, ये तो मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया फ्री हैंड। ओके, तो अब रूल्स में तो बहुत सिंपल बात है, ये वाले 2 रूल्स तो सर हमें समझ में आ गए। अब इसके बाद आप कोई भी बॉल ले जाना, बॉल पेन ले जाना, बॉल मत ले जाना, बॉल पेन ले जाना, या तो वो ब्लू हो या ब्लैक हो। ठीक है, रेड ग्रीन वगैरह मत लेके जाना, घर पे छोड़ के जाना। और पेंसिल आप ओएमआर पे यूज मत करना, अगर आप पेंसिल यूज करोगे तो पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6th पॉइंट साफ साफ कहता है यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड if it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and the action will be taken against the candidate as per the unfair means rules. Unfair means का मतलब होता है जो चीटिंग करने के लिए जो बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है या बेचारे सही राह पे नहीं होते हैं, तो आप बिल्कुल भी OMR पे पेंसिल मत चलाना। ठीक है, पेंसिल को अगर आपको यूज भी करना है, आप अपने पेपर के पीछे रफ कर सकते हो, वरना आपको रफ शीट भी मिलेगी। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से रफ वर्क के लिए आपको शीट्स मिलेंगी, आप उनको भी उन पे यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेंसिल मत यूज करना, पेन यूज करना, जल्दी जल्दी काम करना। क्यों झमेले में लग रहे हो कि पेंसिल उठा रहे हो, पेन उठा रहे हो, मत छोड़ दो इन्हें। ओके, अब उसके बाद आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओएमआर। बताओ सर कैसे दिन आ गए हैं, अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ओएमआर पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ पर सबसे पहली बात, आपके ओएमआर में 60 स्पेसेस होंगे, मतलब 60 मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सर आपको सारे 60 के 60 नहीं करने हैं, आपको जो रूल्स अभी बताए हैं, जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मार्किंग करनी है। मान लीजिए आपके पेपर में फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन है, आप मार्क 51 कर रहे हो तो नहीं काउंट होंगे। या फिर आपको जैसे अटेम्प्ट खाली 50 करने हैं, आपने क्या करा,
सारे मार्क करते आ गए और आपने 51 52 भी बेध्यानी में मार्क कर दिया, आप तुक्के मार रहे थे, आपने 51 52 भी मार्क कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपके जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे खाली वो चेक होंगे, और उसमें भी फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में भी क्या होंगे, सेक्शन ए में खाली फर्स्ट 20 चेक होंगे, सेक्शन बी में खाली फर्स्ट 20 चेक होंगे, तो उसमें आप और लॉस में चले जाओगे। तो इन बातों को ध्यान से सुन लो। आ रही है बात समझ में? ओके, अब देखो, अब वापस से इधर आ जाओ, ओएमआर पर आ जाओ, सैंपल ओएमआर में। अब देखो, जैसे अब मैं इसको मार्क करता हूँ, रेड पेन को ना चेंज कर देते हैं, दिख नहीं रहा। अब देखो, जैसे इस पे फोकस करो। अब क्वेश्चन 1 4 रिस्पॉन्सेज के लिए उसमें सर्कल दे रखे हैं A B C D, उसके आगे एक बॉक्स है स्टार वाला, उसके बाद हैशटैग वाला एक सर्कल है। अब इसका क्या मतलब है, आपको मान लो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर पता चलता है कि भाई क्वेश्चन 1 का आंसर है A, आपने A सर्कल कर दिया, राइट। उसके बाद फिर बॉक्स के अंदर भी आपको A लिखना है, जो आंसर बॉक्स में लिखा होगा वही फाइनल माना जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस ओएमआर का। सीबीएसई में मैंने ऐसा कुछ भी पहली बार ही देखा है। ये बॉक्स एक्चुअली तब इसलिए दे रखा है कि मान लो आप ए मार्क करते हो और जब आप पेपर रिवाइज करते हो देन यू रियलाइज कि नहीं यार आंसर तो सी होगा, सी फॉर चेन्नई। अब क्या करें, तो बेटा ये जो बॉक्स है ना, ये एक्चुअली में असलियत में तो लास्ट में भरने के लिए रिवीजन टाइम पे, क्योंकि इस बॉक्स में जो फाइनल आंसर मार्क करा जाएगा उसको माना जाएगा। लेकिन याद रखना, सीबीएसई ने अपनी इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि बेटा आपको सर्कल भी डार्क करना होगा और साथ साथ में जो बॉक्स में लिखना होगा वो भी लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सर्कल डार्क नहीं करा, बॉक्स लिख दिया, फाइनल वही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। आपने खाली सर्कल फिल कर दिया, बॉक्स नहीं करा, तो भी वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, सीबीएसई ने साफ साफ बोल रखा है बेटा, साफ साफ बोल रखा है, इफ इवन इफ देखो 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 मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये पॉइंट 6 और पॉइंट 7, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड that first of all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write a response in a box. Purpose of giving a box is only that if a candidate wishes to change the response, the same be written in the box. Even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. आ गई बात समझ में? और जो बॉक्स में लिखा होगा उसी को फाइनल रिस्पॉन्स माना जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? इन्होंने देखो 9 पॉइंट में बोल भी रखा है दैट इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, और 10th पॉइंट में वो कह रहे हैं कि बॉक्स में लिख दिया और सर्कल डार्क नहीं करा है तो वो भी अनअटेम्प्टेड ही कंसीडर करा जाएगा। आ गई बात समझ में? बोलो सर, आ गई बात समझ में? ओके सर। अब यहाँ पर एक चीज और है आफ्टर अ बॉक्स। हाँ देखो, अब पॉइंट 5 देखो, आफ्टर अ बॉक्स गिवन अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। देखो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये हैशटैग वाले जो सर्कल है ना, ये वाले देखो, इनको मैंने मार्क करा है, ये देखो इन वाले सर्कल्स की वो बात कर रहे हैं। तो ये कब यूज करने हैं हमें, देखो आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. जैसे अब आपको पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चन करने हैं और उसमें 24 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी उसमें से 20 ही करने हैं। अब यार आप तो बढ़िया पढ़ के लिख के जा रहे हो, साइंस मास्टर पे चीजों को रिवाइज करके जा रहे हो, आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 22 23 24 आप लीव करोगे, है ना, क्योंकि भाई टाइम क्यों वेस्ट करना है, तो आप उनको मार्क कर दो। ठीक है, आप फिर वो जो हैशटैग वाला जो बॉक्स सर्कल होगा 21 22 23 24 वाले को उसको मार्क कर देना, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ठीक है चीजों को किस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करा है। भाई ये चीजें ना ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर इतना सारा टाइम लग जाएगा बॉक्स भी फिल करने, नहीं। सीबीएसई आपको पहले ही टाइम बचा कर दे रहा है प्री फिल्ड ओएमआर देकर। ये पहली बार मैंने फीचर होते हुए देखा कि प्री फिल्ड ओएमआर है, वरना अभी तक क्या होता था, सिर्फ ओएमआर पे रोल नंबर्स लिखे आते थे, मैंने भी दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है कि प्री फिल्ड ओएमआर आ रहा है, आपका नाम भी लिखा आ रहा है, तो सीबीएसई आपकी गलती होने के चांसेस कम कर रहा है, टाइम बचा रहा है, साथ साथ में सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख रहा है। वरना पता है और क्या होता है कंपटीशन लेवल पे, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पेपर का जो नंबर होता है, सीक्वेंस होता है, वो लिखते हैं, फिर उसको फिल भी करते हैं, फिर रोल नंबर लिखते हैं, फिर उसको फिल भी करते हैं। मतलब जैसे आप अपने आंसर्स के सर्कल फिल करोगे वैसे भी करना पड़ता है। लेकिन सीबीएसई आपको इतना ज्यादा हैपेजार्ड वे में मतलब बहुत सारी चीजों को कट ऑफ कर दिया, वो जाते ही नहीं है कि आप वहां पर जाके बहुत कंफ्यूज हो जाओ, कुछ हो जाओ, नहीं, वो आपको बहुत सारा टाइम दे रहे हैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ऑफिशियल जो पेपर टाइमिंग जो है वो 90 मिनट्स की है, एवरीवन नोज अबाउट इट, राइट, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। लेकिन बात क्या है बेटा, ये जो 1.5 घंटा है ना, हम इसको पता है बहुत स्मार्टली यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, मैंने आपको ओएमआर रूल बता दिया, अब बात ये आती है स्ट्रेटेजी की। और मैं पक्का बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी अगर आपको ना
फॉलो करनी है ना उस दिन, तो मेरा सजेशन है कि एक तो आप अपने घर पे ना एक बार ट्राई करके जाना मेरी स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं है कि खाली वही बैठ के सीधा हम तो अभी कर लेंगे राघव सर, नहीं नहीं नहीं, ये तो चीज गलत हो जाएगी। अगर आप सीधा वहीं कर रहे हो तो ये चीज गलत है। ठीक है, एक बार अपने घर पे कम से कम 2 सैंपल पेपर्स पे ट्राई करो। अगर आप अब कह रहे हो सर हमारे पास तो सैंपल पेपर नहीं है, कोई बात नहीं ना, आप मेरे को मेल करो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, क्लिक करो, मुझे फॉलो करो, और साथ साथ में आप मेरे से वहां से सैंपल पेपर ले लो। मेरे पास 10 सैंपल पेपर हैं, आप मेरे से इजीली ले सकते हो। चलो जी, अब बात करते हैं सर कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर, कैसे करें पेपर अटेम्प्ट। क्या हम पहले सेक्शन सी कर लें, क्या हम सेक्शन पहले बी कर लें, या सेक्शन ए कर लें? भाई ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन ए। अभी बताया मैंने सबसे इजी है, बताया मैंने आपको सबसे इजी है। होगा क्या बेटा, जैसे ही आपको शीट मिलेगी ना, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का कोड फिल कर देना है। वो क्वेश्चन पेपर जैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का कोड फिल कर देना, और उसके बाद शायद मेरे हिसाब से तभी 5-6 मिनट बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होते ही सबसे पहले फोकस होना चाहिए सेक्शन ए पर। ठीक है, किस पे फोकस होना चाहिए? सेक्शन ए पर, क्योंकि सेक्शन ए इजी होगा, आपका कॉन्फिडेंस वो बूस्ट अप कर सकता है, मोरल बूस्ट अप हो सकता है उससे। तो चीजों को आगे जो डिफिकल्ट, अगर कोई चीज आ भी गई, पहली बात तो लगेगी नहीं आपको डिफिकल्ट, बट अगर लग भी गई तो भी आप उसको इजीली हैंडल कर पाओगे। इसीलिए सेक्शन ए सबसे पहले करना है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक वेल प्रिपेयर्ड बच्चा हो, मतलब अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आपने किसी ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करा है, आपने एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं, तो आप, और अगर एक चीज मिस हो गई, और अगर आपने साइंस मास्टर पे तीनों सीरीज को अच्छे से देखा है, कोई पॉइंट मिस नहीं करा है, तो आप फर्स्ट सेक्शन जो है जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, इंक्लूडिंग ओएमआर फिलिंग, ओएमआर फिलिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर हम टाइम लगाएं तो भी 16 से 18 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। राउंड ऑफ करके 20 मिनट ले लो, राउंड ऑफ करके 20 मिनट ले लो। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट दे रहा हूं, लेकिन सर ये कैसे करना है? नहीं, आप ये मत करना एक क्वेश्चन करा फिर ओएमआर फिल करा, एक क्वेश्चन करा फिर एक ओएमआर फिल करा, नहीं, वो गलत पैटर्न है, वो गलत पैटर्न है। आप पहले सेक्शन ए कंप्लीट कर लो, सेक्शन ए कंप्लीट कर लो, छोटे छोटे टिक लगा लो, अगर अलाउ कर दें वो तो छोटे छोटे अपने आंसर्स पे टिक लगा लो। जब आपने देखा मेरा सेक्शन ए तो हो गया कंप्लीट राघव सर, अब लगाओ आप अपनी ओएमआर, फटाफट से सेक्शन ए की ओएमआर लगाओ। ये जो पैटर्न बच्चे फॉलो करते हैं ना, एक क्वेश्चन ओएमआर, एक क्वेश्चन ओएमआर, एक क्वेश्चन ओएमआर, ये लास्ट का पैटर्न होता है, ये पेपर की स्टार्टिंग का नहीं होता है। पेपर की स्टार्टिंग हमेशा स्मूथ होनी चाहिए, पेपर की स्टार्टिंग रिलैक्सिंग वे में होनी चाहिए। पेपर की स्टार्टिंग में हमें दौड़ना नहीं शुरू कर देना कि अरे ये भी कर लो, ये भी कर लो, नहीं नहीं नहीं, आराम से रिलैक्स। और ऐसा हो सकता है, गॉड फॉरबिड, मैं चाहता ही नहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो, बट हो सकता है कि आपको जो 20 क्वेश्चन करने हैं उसमें से मान लो 19 ही आए, एक नहीं आया, 18 आया, 2 नहीं आया, कोई बात नहीं, बाद में सोचेंगे उसके बारे में, छोड़ो। जितना आ गया पेपर में टिक करा, सेक्शन ए कंप्लीट, ओएमआर फिल कर दो उसकी। ठीक है सर, हमने 19 क्वेश्चन कर दिया, 18 क्वेश्चन कर दिए, 2 रह गए हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उन पे सर्कल लगा दो, क्वेश्चन नंबर पे सर्कल लगा दो। क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है, अभी क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है, सर्कल लगा दो। अभी बॉक्स भी फिल नहीं करना है ओएमआर पे, नहीं, सिर्फ डार्कन करने, वो जो सर्कल एबीसीडी, वो जो रिस्पॉन्स वाले 4 हैं, सिर्फ उनको डार्क करने हैं, और कुछ नहीं करना आपको भी। अब आप सेक्शन बी पर आओगे, तो जब आप सेक्शन बी पर आओगे तो आपके पास कितने टाइम बचेगा बताओ? आपके पास 70 मिनट बचेंगे। अरे बात समझ में, 70 मिनट्स होंगे अब आपके पास। अब आप क्या करो, अब यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करने हैं ना, अब आप इन 70 क्वेश्चंस के लिए आप 30 मिनट्स ले लो, इन 20 क्वेश्चंस के लिए, सॉरी, 30 मिनट्स ले लो, मतलब हर क्वेश्चन पे 1.5 मिनट, क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इसीलिए आराम से आधा घंटा ले लो, आराम से ले लो आधा घंटा। तो अगर आप इनको आधे घंटे में करते हो, आधे घंटे में करने के बाद यू विल रियलाइज कि चलो ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि शायद आपके सारे के सारे हो जाएं, वही वाली सारी कंडीशंस आप पे अप्लाई करती हैं। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस करे हैं, सैंपल पेपर करे हैं, साइंस मास्टर को सीरियसली फॉलो कर रहे हो, उसकी वीडियोस को देख रहे हो, तो आप इजीली कर पाओगे। हम मान लेते हैं कि आप वहां भी पूरे नहीं कर पाए, आप पहले सेक्शन के अंदर सिर्फ 18 क्वेश्चन करके पाए हो सेक्शन ए में, सेक्शन बी के अंदर आपने मान लीजिए 15 क्वेश्चन कर ली, कोई बात नहीं। अभी भी आपके कितने मिनट खत्म हुए पेपर के? अभी भी सिर्फ 50 मिनट्स खत्म हुए हैं, अभी भी 40 मिनट्स आर देयर इन योर हैंड। 40 मिनट्स तो अभी भी बचे हैं बेटा, बचे हैं ना 40 मिनट, तो अभी भी बच गए 40 मिनट। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, सेक्शन सी पर जाना है। अब सेक्शन सी बहुत आसान सेक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम टेकिंग इसलिए होगा बेटा वो पेपर, अच्छा सेक्शन बी हो गए ना 15 क्वेश्चन, तो उनको ओएमआर फिल कर दो 15 की। सेक्शन सी पर आ गए, आपने पहली जो केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी इजी होगी, बहुत 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 इजी होगी, बहुत इजीली आप कर पाओगे। 3 केस स्टडी है, हर केस स्टडी में 4 क्वेश्चन है। मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको 4 3 12 10 ही करना है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको 10 के 10 इजीली कर पाओगे, मान के चलो कर पाओगे। और उन 10 को करने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा, यानी कि पहले सेक्शन ए के लिए 20 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर 15 मिनट।
अगर आप इसे ऐड अप करोगे तो इट सम्स अप टू 65 मिनट्स। तो भी आपके पास कितने मिनट बच गए? इन 15 मिनट में आप OMR भी फिल कर लोगे। अब आपके पास 25 मिनट है। क्या है बेटा? 25 मिनट है। अब बहुत ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात को, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है। लेकिन आपने अभी भी ना 2 क्वेश्चंस सेक्शन ए के अटेम्प्ट नहीं करे, 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के अटेम्प्ट नहीं करे, यानी कि 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे। उन 7 क्वेश्चन के लिए आप बहुत रिलैक्सिंग वे में, बहुत आराम से, बिना हबड़ दबड़ मचाए आप 10 से 15 मिनट का कोई टाइम यूज करो। और वो उन 7 क्वेश्चंस, कौन से 7 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लास्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा, तो आप आराम से उनको अटेम्प्ट कर लो लास्ट के। लेकिन हमारे पास 10 मिनट होने चाहिए हाथ में। उन 10 मिनट में हमें क्या करना है? उन 10 मिनट में हमें वो जो बॉक्सेज है उन्हें फिल करना है। ठीक है, रिवाइज करते चलना है, बॉक्सेस फिल करते चलना है, रिवाइज करते चलना है, बॉक्सेस फिल करते चलना है। थोड़ी सी स्पीड बनाना है। ठीक है, कोशिश करना है कि जो 65 मिनट का जो टास्क है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स में कर लो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो पता है ये 5 मिनट आप कहाँ से काट सकते हो? आप ये 5 मिनट काट सकते हो सेक्शन ए में से। सेक्शन ए क्योंकि बहुत आसान होगा, रीड करते आपको क्वेश्चन आ जाएगा, पेन ज़्यादा चलाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यही सेक्शन 20 से 15 मिनट में कर लोगे ना, 20 की बजाय 15 मिनट में, तो आप 5 मिनट सेव कर जाओगे, आपका काम बढ़िया हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पहले सेक्शन ए कवर करना है, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी। एक सेक्शन जब पूरा हो जाए तब आपको उसकी OMR फिल करनी है। लगातार OMR फिल करोगे तो गलती हो जाएगी। एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर एक मार्क कर रहे हो, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर मार्क कर रहे हो। मुझे ये पैटर्न समझ में नहीं आता है। आपको लास्ट में ये पैटर्न को फॉलो करना है। आपको लास्ट में ये पैटर्न को फॉलो करना है कि जब आपके एक अब जैसे आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन हो गया फटाफट से मार्क करो, और साथ साथ में उसका बॉक्स भी फिल कर दो, साथ साथ में उसका फिर बॉक्स भी फिल कर दो, उसका बॉक्स भी मत छोड़ो, उसका बॉक्स भी मत छोड़ो। चलो, तो मैंने आपको अब यहाँ पर पेपर की स्ट्रैटेजी भी बता दी है। अब लेकिन रिवीजन स्ट्रैटेजी तो बताओ सर। रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। मैं अपने हिसाब से आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप भी समझदार हो, 10th क्लास के बच्चे हो, आप अपने हिसाब से देख लेना। आप जिस दिन आते हो ना घर पर, जिस दिन आते हो अपने घर पर पेपर देकर आओगे, तो लगभग सभी बच्चे 2 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है ना, 2 बजे के बाद सोना नहीं है कि सर अब तो चलो SST हो गई, अब तो हम सो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो सो गया ना वो खो देगा, जो सोएगा वो खोएगा। सिंपल सी बात है। सोने के लिए रात बनी है, अभी दिन नहीं है। आगे बात समझ में? आप 2 बजे तक घर पर आ गए, आप आराम से अपनी मम्मी से बात कर लो, थोड़ी चुगली वुगली कर लो, जो करना है कर लो। 3 बजे पढ़ने बैठो, और आपके दिमाग में एक ऑर्डर होना चाहिए कि मुझे किस सीक्वेंस में सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखिए, जब भी हमें काम करना होता है ना, तब भी हमें सबसे पहले चीज उठानी चाहिए जो डिफिकल्ट हो। ठीक है, लेकिन डुएबल भी हो। ऐसा अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको कोई चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, नहीं होगा वो तुमसे, तो अब इस टाइम पीरियड पे उसको मत उठाना, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतने इजी सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक होगा, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है आप मेरे को मेल करो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करो। मैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा जरूर दे दूंगा, चाहे वीडियो बना के दूं या नोट्स अपने प्रोवाइड करूं, कि आप उसको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर कर पाओ। चलो सुनो, मान लेते हैं आप आए, आपने कहा कि भाई मुझे सबसे पहले लाइट करना है। फटाफट से क्या करो आप, या अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो फटाफट से वीडियो खोलो 1.25 की स्पीड पे और उन वीडियोस को देख लो। मैं पक्का बता रहा हूं, मेरी वीडियोस मोर देन इनफ है, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, पूरा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा, नोट्स हो गए मेरे, चलो बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब फटाफट से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत लगाने बैठना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का टाइम तो अभी है, अभी लगा लो अगर लगाने तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? उस टाइम पे लगाना बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर आपने सोचा यार देखो मुझे 11 चैप्टर आता है, मुझे 6 में प्रॉब्लम है, तो 6 को अपने आप रिवाइज करना पड़ेगा। साइंस मास्टर पे अभी इस साल वीडियो नहीं डाल पाया मैं 6 चैप्टर की। टर्म 2 में जो स्टार्ट करूंगा 27 दिसंबर से टर्म 2 स्टार्ट करूंगा, उसमें सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। ठीक है, इस बार के लिए सॉरी। ओके, तो अब आप क्या करना है, लाइफ प्रोसेस फटाफट से रिवाइज कर दिया। उसके बाद आपके बस क्या बचा, अब आपके पास चैप्टर 11 1 2 3 बचा है। आपने सोचा पहले 2 करता हूँ क्योंकि लेंदी है, कुछ नहीं करना है, साइंस मास्टर की वीडियो खोलनी है, देखो फटाफट देखो, 1.25 की स्पीड पे बंद कर दो। ठीक है, अब जब भी केमिस्ट्री रिवाइज करते हो एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, एनसीईआरटी हमेशा साथ लेके बैठो। लाइव प्रोसेस कर रहे हो रिवाइज, अगर आपके पास बहुत ही अच्छे नोट्स हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो, हो जाएगा। एनसीईआरटी रीड कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने चैप्टर 2 देख लिया, चैप्टर 3 देख लिया, दोनों की वीडियोस देखो, निपटा दो। अब बचे आपके 2 चैप्टर, चैप्टर 1 और 11। चैप्टर 1 और 11 के लिए मैं आपको बोलूंगा आप रिवीजन मत करो, चैप्टर 11 का पार्ट रिवाइज कर लो, जो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। 1 रिवाइज मत करो, उसके लिए सीधा सैंपल पेपर लगाओ। और सैंपल पेपर कब लगाने स्टार्ट करने हैं, ये सारा का सारा रिवीजन, ये सारा का सारा रिवीजन अगले दिन की सुबह 12 बजे तक हो जाना चाहिए। अगले दिन की सुबह 12 बजे तक हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप 30 तारीख की दिन में 3 बजे स्टार्ट करते हो, तो आपको रात को अगर 12 बजे तक अगर आप पढ़ते हो, 11 या 12 बजे तक,
तो ये जितना भी आपके पास जो टाइम मिल रहा है ना आपको, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको। तकरीबन अगर आप 12 बजे भी सोते हो तो भी आपके पास 9 घंटे होंगे, कम से कम इन 9 घंटे में से 6 घंटे पढ़ लेना, काम हो जाएगा। सुबह उठ जाना है, 6 घंटे सो आराम से, 12 से 6 सो, उठो 7 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाओ पढ़ने के लिए। बेड वेड छोड़ के पढ़ना है, बेड में रजाई में घुस के नहीं पढ़ना है, इतनी सर्दियां नहीं पड़ रही हैं इस बार। आ रही है बात समझ में? आराम से उठो, पढ़ो, 7 बजे फिर बैठो, फिर आराम से पढ़ना स्टार्ट करो, 12 बजे तक रिवीजन कंप्लीट करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो आधे घंटे का, और फिर कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर लगाओ, और जो भी सैंपल पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसकी सॉल्यूशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारा आंसर भी गलत हो गया और तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसा पेपर अटेम्प्ट करना इज नॉट इनफ, पेपर को एनालाइज भी करना होता है कि जो तुमने लगाया है सही लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको किस तरीके रिवीजन करना चाहिए? 10, 6, 2, 3, 11। 1 को मैं रिवाइज करने के लिए मना कर रहा हूँ आपको। चलो गुड। अब हम आते हैं सर असर्शन रीजन की स्ट्रेटेजी पर। देखो आपकी स्क्रीन पर देखो, असर्शन रीजन फिर से आ गए। अब असर्शन रीजन करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि असर्शन रीजन में जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। असर्शन रीजन करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो ठीक है सर। सेकेंड ऑप्शन कहता है ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। सी कहता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, वो कहता है असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ओके, अब सर हम तो यार इन्हीं में फंस जाते हैं, क्या करें? अरे बहुत आसान बात बता रहा हूं, देखो समझो मेरी बात को। पहले आप ना ये समझो कि ये क्वेश्चन टाइप है क्या, असर्शन रीजन है क्या। देखो असर्शन रीजन ना आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक कर रहा होता है। भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब राइटिंग एबिलिटी तो चेक नहीं हो पाती ना, लेकिन आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, आप चीजों को कैसे रीजन आउट कर पाते हो। अगर आपको कोई फैक्ट पता है, आपको कोई स्टेटमेंट पता है, तो उसका रीजन है आपके पास या नहीं, वो असर्शन रीजन टेस्ट करते हैं। असर्शन जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का, असर्शन का मतलब होता है एक सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट। और रीजन, रीजन भी, अब देखो अगर रीजन सही है तो रीजन क्या है? उस सिंपल स्टेटमेंट के पीछे का कारण, वाई, प्रिंसिपल हो सकता है उसका कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अरे बात समझ में? जैसे मैंने बोला कलर ऑफ अ क्लियर स्काई इज ब्लू, अब मैंने इसका रीजन, अब ये असर्शन है, रीजन क्या आ रहा है कि जो भाई जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं जो स्कैटरिंग करने वाले वो छोटे होते हैं, इसलिए वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं। और छोटी वेवलेंथ कौन सी होती है? ये जो ब्लू वाली साइड होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, दैट इज व्हाई कलर स्काई इज ब्लू, कलर अपीयर्स, स्काई अपीयर्स ब्लू। तो अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना? समझ लो मेरी बात को। तो असर्शन एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। अब रीजन जब भी आप पढ़ते हो तो उसको भी पहले सिंपल स्टेटमेंट की तरह पढ़ा करो। अब ट्रिक सुनो, अब ट्रिक सुनो, शुरुआत हो रही है ट्रिक की। सबसे पहले असर्शन को पढ़ लो, बस कुछ नहीं, दिमाग नहीं चलाना, सुन लो मेरी बात, असर्शन को पढ़ लो। जैसे ही आप असर्शन को पढ़ रहे हो, असर्शन पढ़ लिया आपने, अब असर्शन पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में ये चलाओ कि भाई आपको ये असर्शन सही लग रहा है, गलत लग रहा है। आपने देखा ये असर्शन गलत है। असर्शन गलत होती है आपको मैं कह रहा हूं, अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि असर्शन गलत है, डी ऑप्शन मार्क करो ना, डी मार्क करो, क्योंकि डी इज द ओनली ऑप्शन विच सेज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इट इज द ओनली ऑप्शन। तो दिमाग क्यों लगाना है? असर्शन देखो, ये देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। आपने देखा असर्शन गलत है, बात खत्म हो गई मेरी, हो गई ना बात खत्म। चलो अब आपने देखा यार असर्शन ठीक है, असर्शन ठीक है, मतलब अब डी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता ना। आपने अब रीजन स्टेटमेंट पे आ गए, है ना, रीजन स्टेटमेंट पे आ गए। आपने देखा असर्शन ठीक है, रीजन स्टेटमेंट पे है, आपने देखा रीजन स्टेटमेंट तो है ही अपने आप में ही गलत है, तो फिर सी ऑप्शन होगा, पक्का पक्का सी ऑप्शन होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अरे बात समझ में? मैं आपको सच बता रहा हूं, दिमाग खोल के पढ़ोगे, दिमाग खोल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना, तो आप ए, सी और डी में से हो सकता है आपको ऐसे आंसर्स मिले। इवन जब भी हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जो 4 क्वेश्चन है, मैंने सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करी हुई है, उसमें दिखा भी दूंगा, क्रॉस चेक भी करा दूंगा। तो ध्यान से सुनो, अगर पहले असर्शन पढ़ा गलत है डी, आपने असर्शन पढ़ा सही है, रीजन पढ़ा तो गलत है सी। अब मान लो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अब आपकी लड़ाई सिर्फ 2 ही ऑप्शन में तो है, ए और बी में, सी और डी तो हट गए, है ना। देखो अगर आप चारों ऑप्शन को कंसीडर करते हो तो इन 4 में से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सही करने की वो खाली 25% होगी, राइट। अब आपको ये पता चल गया कि ए और आर दोनों ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, तो आपको पता है मतलब ना ऑप्शन सी होगा ना डी, मतलब 2 ऑप्शन में से करना है। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो 50% हो गई, देख रहे हो, डबल हो गई ना। पहले 25% थी आपकी प्रोबेबिलिटी सही क्वेश्चन मार्क करने की, अब 50% हो गई। अब दिमाग लगाना है, अब दिमाग लगाना है।
अब दिमाग जब भी हम लगाते हैं तो देखो अभी इनके अंदर भी कुछ बातें हैं। अब मैंने आपको कितनी सारी ट्रिक बता दी है जिससे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो डी होगा, सी होगा या ए और बी होगा। सबसे पहले असर्शन पढ़ो। आपने देखा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, असर्शन भी रीजन भी। तो अब ये देखो कि जो रीजन है वो क्या असर्शन से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट के बारे में है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, आपने देखा कि ये जो रीजन है वो क्या उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो ऑब्वियसली टेक ऑप्शन बी। बी क्या कहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर अब आपने देखा कि नहीं यार दोनों स्टेटमेंट सेम ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, फिर आपने असर्शन जो पढ़ा है अब उसका रीजन बिना पढ़े दोबारा, मतलब आपने पता है रीजन स्टेटमेंट क्या है, लेकिन एक बार असर्शन रीड करो और मन में उसका रीजन अपने आप बोलो क्या क्या पॉसिबल रीजन है उसके। भाई ऐसा नहीं होगा कि एक ही रीजन होता है, ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जिनका एक ही रीजन है, लेकिन एट 10th लेवल 2-3 रीजन ही आप ढूंढ पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। आपको पता चला कि यार ये वाला रीजन होगा, आपने रीजन में देखा यार वही स्टेटमेंट है, आपने फटाफट मार्क करा ए और काम हो गया। आ रही बात समझ में? आ रही है? ये देखो ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है ना, सेक्शन बी में असर्शन रीजन में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सेक्शन बी के लिए ऊपर 30 मिनट्स अलॉट करे हैं। आ रही है बात समझ में? तो हर चीज को बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ मैं आपको, तो मेरी चीजों को फॉलो करो, देखना अपने अंदर चेंजेस, देखना अपने रिजल्ट कितना बेटर हो जाएगा तुम्हारा। अरे मन में बेटा ये जो सारे तरीके होते हैं ना, ये चीजें एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको बता सकता है। अरे बात समझ में? सब्जेक्टिव पेपर की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जब टर्म 2 हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, कौन सी डेट से करेंगे? 27 दिसंबर, याद रखिएगा बेटा, 27 दिसंबर मंडे। पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं आपको यूट्यूब पे, पूरा सिलेबस कराऊंगा पूरा। ठीक है, चलो आ जाओ अब इन क्वेश्चंस को मार्क करते हैं, देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सब बच्चे स्क्रीन पर देखें। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा असर्शन में है फ्रेश मिल्क इज इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। ये बात तो सही है कि सर हम क्या करते हैं अगर ये होगा आपके ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का, वो भी लास्ट वाले क्वेश्चंस में है कि जो मिल्कमैन होते हैं वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं दूध के अंदर। वो क्यों करते हैं ऐसा बेटा? क्योंकि बेकिंग सोडा हमें पता है बेसिक होता है, तो और दूध के अंदर थोड़ा सा एसिड होता है, तो जो दूध का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा बेसिक की तरफ हो जाता है, जिससे दूध जल्दी खराब भी नहीं होता। ठीक है, जब दूध जल्दी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो ऐसे कैसा हो गया दूध, अब वो दूध थोड़ा बेसिक हो गया तो उसे दही बनने में टाइम लगता है, क्योंकि जो कर्ड होती है अपने आप में वो अपने आप में एसिडिक होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, सही है। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, ये गलत हो गई ना स्टेटमेंट, गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? बेकिंग सोडा तो सर बेसिक है, वो पीएच बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, पीएच बढ़ाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया सी। क्या हो गया? ऑप्शन सी। आ जाओ चेक कर लो, देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 31 था ना, देखो ये देखो 31 का आंसर जो दे रखा है, अरे पेंसिल, 31 का जो आंसर है वो सी है, A is true but R is false। आ गई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic process। यहाँ पे फिर ये गलत हो गया, एंडोथर्मिक होता ही नहीं, एक्सोथर्मिक होता है। चैप्टर 1 में स्टेटमेंट है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद अगर आप देखोगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक की नेचर होती हैं, तो मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड का आपका एनसीईआरटी पेज होगा, उसमें नीचे बता रखा है रेस्पिरेशन की दे रखा है, व्हाई डू वी कंसीडर रेस्पिरेशन एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसके नीचे बता रखा है दैट डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इन्होंने एंडो बोला है, आपने देखा असर्शन स्टेटमेंट ही गलत है, तो ऑप्शन डी हो गया। बताओ हो गया ना ऑप्शन डी? ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ रहा, हमने रीजन पढ़ा भी नहीं है अभी तक, काम हो गया हमारा। चलो अब देखो, अच्छा इसमें देख लेते हैं कि देखो इसका आंसर डी बता रहा है, ये भी डी बता रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आप जरा 33 पे, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, अगर आप लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला जो लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक, छोटा सा पैरा दे रखा, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये सेम स्टेटमेंट वहीं से उठाई गई है, दैट रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स। रेजिन एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत है, हमें पता है जाइलम करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ऐसे रिलेटेड कुछ हमने है ही नहीं, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, तो सी हो जाएगा। रीजन इज फॉल्स, देख लो सी है, बिल्कुल है राघव सर सी। आ जाओ एक और ओएमआर देख लेते हैं, एक और लास्ट असर्शन रीजन, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, बिल्कुल सही है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये भी सही है। अब एक बात बताओ, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या रीजन और असर्शन आपस में रिलेटेड है? नहीं है, तो ऑप्शन बी, और देखो यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो इस ट्रिक को फॉलो करो, 4 क्वेश्चन करें मैंने, और बिल्कुल एक ऑथेंटिक रिसोर्स के, और उसी की मार्किंग स्कीम भी यूज करी है। आ रही है ना बात समझ में?
इस चीज को फॉलो करोगे, इट विल हेल्प यू अलॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम आ गए इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के या इस वीडियो के, सॉरी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर कि जो एमसीक्यूज बच गए हैं हम उन्हें कैसे करें। एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन के एग्जांपल से फिर हम सीखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए हम ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 मैंने रैंडमली चूज करा है, ऐसा नहीं है मैंने पहले सोच के बैठा था, नहीं। ठीक है, बस वो मुझे दिखा ये वाला डायग्राम तो मुझे अपनी वीडियो की याद आ गई कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में मैंने इस वीडियो का इस वाले अपने उस वीडियो के अंदर इस वाली एक्टिविटी को पूरा समझाया हुआ, एक स्निप भी लगाया हुआ वीडियो के टॉप लेफ्ट में, तो आप देखिएगा जरूर। अब वो कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। ओके, मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं पता है। अब पहला जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट HCl का है, दूसरा शुगर सॉल्यूशन, तीसरा अल्कोहल और चौथा है लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का। ओके, अब देखो वैसे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्कोहल और शुगर सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, डाइल्यूट HCl में भी ग्लो कर जाएगा और लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड होता है उसमें भी कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। ठीक है, अगर हम इसे उसमें चेक भी करना चाहें अपनी मार्किंग स्कीम में तो आप देख लो 30th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। लेकिन मान लो तुम्हें ये नहीं आता, कैसे करें? अब ये जो क्वेश्चन है अगर ये तुम्हें नहीं आता, तुम्हें बस ये पता है कि यार HCl होगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर यार HCl खाली जो 1 हो ऐसा तो है नहीं, 1 के साथ कुछ ना कुछ और भी एडेड है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो, अब देखो ये क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ अटेम्प्ट करने को, एटलीस्ट आपको कुछ तो पता है। जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता ना उसे मत हाथ लगाना, बिल्कुल मत हाथ लगाना। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ तो पता है ना कि यार ये तो होगा ही होगा, HCl में तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आपने देखा कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन 1 आ रहा है। आपने देखा ऑप्शन ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, डी में आ रहा है, सी में नहीं आ रहा, तो सी को एलिमिनेट कर दो, सी को एलिमिनेट कर दो। गुड। अब आपको ये भी पता है कि शुगर सॉल्यूशन और अल्कोहल में नहीं करता क्योंकि मेरी वीडियो में है, सीबीएसई की बुक में भी है। सीबीएसई की बुक में जो एक्टिविटी है ना, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एक्टिविटी, बट उसके अंदर ना HCl और H2SO4 के सॉल्यूशन ले रखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इन्होंने ऐड करा है। अब आपको ये भी पता है कि अल्कोहल में भी नहीं करेगा, शुगर सॉल्यूशन में भी नहीं करेगा, तो यानी कि 2 और 3 वाले ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया, सी हमने पहले कर रखा था और 2 जिसमें आ रहा है वो दोबारा एलिमिनेट हो गया, तो यानी कि एक ही तो ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। लेकिन ये आप कब कर सकते हो, जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, कंप्लीट नॉलेज ना हो उस क्वेश्चन की, थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तब आप इस ट्रिक को कर सकते हो। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी अपना सही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में। लेकिन ये कौन सी क्वेश्चंस पर आप ट्रिक अप्लाई करोगे? जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है बेटा, आप उनके बारे में फिर उन क्वेश्चंस को छोड़ देना। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है बात बोलते हुए, कि जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एक सेक्शन में अगर उतने ना हो रहे हो, 1-2 रह रहे हो, तो फिर कोई भी मार्क कराना। आ रही बात समझ में? लास्ट में 15 मिनट रिवीजन के हमें बचाने ही बचाने हैं। आप पेपर के अंदर 75 मिनट्स मान के चलो, 90 मिनट्स मत मानो, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट में हम करेंगे रिवीजन और अपने बॉक्स फिल करेंगे, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस छोड़ेंगे उनका वो जो हैशटैग वाला सर्कल है उसे हम डार्कन करेंगे। ठीक है, सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो आई होप आपने आज की वीडियो से काफी सारी लर्निंग्स ली होंगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, हैप्पी लर्निंग विद साइंस मास्टर। तो यही रखना है बेटा, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। देखो इस वीडियो को एक बार देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, अपनी बात मेरे तक पहुंचाओ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अंदर हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए, पेपर पैटर्न, OMR रूल, स्ट्रैटेजी, असर्शन रीजन, MCQ। जो बच जाते हैं तो उन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग विद साइंस मास्टर, गुड डे।